बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से कि जो रहमान भी है और रहीम भी, जो समी भी है और बसीर भी। तमाम तारीफ़ें उस वाहदहू ला शरीक के नाम कि जो खालिक व मालिक है अर्ज़ो समा का, जिसने इंसान को तख्लीक करके उसे अक्ल व दानिश का चिराग अता किया ताकि इंसान उस चिराग की रोशनी में दुनिया को परख और समझ सके, अपने लिए रास्ता मुअय्यन कर सके, अपनी मंजिल का निशान देख सके। अफकारे रोशन एक ऐसा ही प्रोग्राम जिसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ सवाल उठाएं और कुछ सवालों के जवाब पाएं। अफकारे रोशन के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं डॉक्टर मुनज़्ज़ा अंबरी। वक्त का काम है गुजरना, और गुजरता हुआ वक्त एक ऐसे सरकश घोड़े की तरह है कि जिसकी तनाबी इंसान के हाथ में नहीं। यकीनन वक्त को रोकना हमारे अख्तियार में नहीं। वक्त का साथ देना और उस साथ देने के लिए भागना, यही इंसान का काम है और यही सदियों से होता चला आ रहा है। जहाँ बदलता हुआ वक्त अपने दामन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाता है, बहुत सारी नई सहूलियात, बहुत सारे नए ख्यालात, बहुत सारे नए नज़रियात, जिनकी रोशनी में इंसान की ज़िंदगी का सफ़र मुश्किल से सहल, सहल से सहल तर और अब सहल तरीन होता चला जा रहा है। वहाँ यही वक्त कुछ चीज़ों के लिए, कुछ इक़दार के लिए, कुछ रवायात के लिए यकीनन बहुत जालिम भी साबित होता है। जालिम इस तरह से कि बहुत सारे हमारे इक़दार, बहुत सारी हमारी रवायात उस वक्त का साथ शायद उस तरह से नहीं दे सकती, और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो महव होती चली जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त की धूल में दबती चली जाती हैं। सिनेमा हमारी एक ऐसी ही रवायत जो कल तक एक बहुत बड़ा ज़रिए तफरीह समझा जाता था और जिसके बग़ैर शायद ज़िंदगी नामुकम्मल लगती थी, आज वो तेज़ी से बदल रहा है। आज ये रवायत हमारी तेज़ी से मध्यम पड़ती जा रही है। इस रवायत के पीछे क्या ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी वजह से इस रवायत का सहर थोड़ा कम होता हुआ नज़र आता है? इसका मुस्तकबिल क्या है? अगर हम फिल्म को देखें तो फिल्म से रील्स तक का सफ़र हमने लगता है बहुत जल्दी तय कर लिया। कल फिल्म क्या होगी, फिल्म में हमारे रुझानात किस तरह से तब्दील हो रहे हैं, और फिल्म और सिनेमा यकीनन इनसे मुआशरे की इस्लाह का काम लिया जा सकता है। ये ऐसे पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, तो क्या हम इनसे ये काम ले रहे हैं या हम मुस्तकबिल में ले सकते हैं? इन सारी बातों पे ज़हन में बेशुमार उठते हुए सवालात हैं, और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को आज दावत दी है वो इस फील्ड के एक जाने पहचाने नाम, इस फील्ड के एक माहिर हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर रज़ा, जिनकी पीएचडी मैस कम्युनिकेशन में है और जिनका 2 दहाइयों से ज़्यादा का तजर्बा है मीडिया की फील्ड में। आपने मीडिया के मुख्तलिफ सोर्सेस पे किताबें लिखी, ड्रामे लिखे, फिल्म की दुनिया से आपका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है,
और यकीनन इनकी यहाँ आमद हम सब के बहुत सारे सवालों के जवाब देगी। डॉक्टर आमिर रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका सिनेमा और फिल्म के साथ ताल्लुक़ कैसे शुरू हुआ? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ करने का। फ़िल्म से मेरा ताल्लुक़ जो है वो बचपन से ही शुरू हुआ। हमारे शहर में एक साहब होते थे, वो वैसे तो गोला गंडा बेचते थे या गर्मी में कुल्फ़ियाँ बेचते थे, लेकिन उनका एक पार्ट टाइम मशग़ला और था। वो पुरानी फ़िल्मों की रील्स लेके आते थे और उन रील्स को जोड़ के वो शाम के टाइम जो था वो एक शो चलाते थे छोटा सा। और उस वक्त उस दौर में वो तकरीबन कोई 25 पैसे या 50 पैसे में वो शो जो था वो चलता था। और उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती थी कि कैसेट्स, उनके पास वो ऑडियो डिवाइस नहीं होती थी जिससे वो प्ले कर सकें फ़िल्म की ऑडियो। तो ये होता था कि वो कैसेट के ऊपर, ऑडियो कैसेट के ऊपर वो फ़िल्म की सारी डायलॉग्स रिकॉर्ड करवा लेते थे कहीं से, लाहौर से या किसी म्यूज़िक सेंटर से, और फिर वो सारी फ़िल्म जोड़ के वो चलाते थे और उसके साथ वो ऑडियो प्ले कर देते थे। और वो कभी भी सिंक नहीं होती थी उनकी ऑडियो करैक्टर्स की। अमूमन जो थे वो मेल करैक्टर, उनके ऊपर फ़ीमेल की आवाज़ होती थी और फ़ीमेल के ऊपर मेल की आवाज़ जो है वो चल रही होती थी। फिर इसी तरह उसमें ये भी होता था कि उन्होंने कहीं से जंक में वो रील्स ख़रीदी हैं। अच्छा, आधा रोल जो है वो उन्हें मौला झटका मिल गया, आधा किसी उर्दू फ़िल्म का उसको मिल गया, वहीद मुराद का, सबिया ख़ानम का। तो उन्होंने वो दोनों आपस में जोड़ के चला दिए। अब होता ये था कि डायलॉग्स जो हैं वो फ़िल्म मौला झटके चल रहे होते थे और आगे सीन जो थे वो चल रहे होते थे सबिया के और वहीद मुराद के, या वहीद मुराद के या नदीम के, शबनम के। वो इस तरह से करके एक मिक्सचर बन जाता था। अच्छा, उसमें ये होता था कि सिनेमा में, उस हॉल में, सिनेमा तो वो नहीं था, छोटा सा कमरा था वो हॉल था जिसमें उन्होंने बनाया हुआ था मेकशिफ्ट सिनेमा। वहाँ कह के बड़े लगते थे, लोग खुश होते थे जब एक करैक्टर जो है वो उसकी वज़ह कता कुछ और है और वो जुमला कुछ और बोल रहा है, तो वो एक अजीब सा वहाँ पर मज़ाक क्रिएट हो जाता था। यहाँ से मैं उस सिनेमा में जाता था, मुझे घर से जो भी पैसे मिलते थे मैं वो फ़िल्म देखने चला जाता था। तो इस तरह से मेरा जो एक कनेक्शन है सिनेमा के साथ वो शुरू होता है। आगे चल के फिर स्टडी जब सिनेमा की तो फिर पता चलता है कि सिनेमा जो है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स मोर देन एंटरटेनमेंट। अच्छा आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी यकीनन महारतों को इस फील्ड में मद्देनज़र रखते हुए मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप सिनेमा को कैसे देखते हैं, तारीख में, हाल में, और इसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सिनेमा को हम सोसाइटी से अलग करके नहीं देख सकते। सोसाइटी से और जो कोई रियासत है, कोई मुल्क है, उससे अलग करके नहीं देख सकते। पाकिस्तान में जब आज़ादी के बाद जो है वो सूरत हाल बड़ी मखदूश रही सिनेमा की, क्योंकि जितने काम करने वाले थे फ़िल्म इंडस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली उनमें अक्सरियत जो थी वो हिंदुओं की थी और सिखों की थी, और माइग्रेशन वो कर गए और उसके बाद यहाँ के स्टूडियोज़ जो थे वो बंद हो गए। इस हवाले से ये चीज़ अहम है कि हिंदुस्तान में 3 मरकज़ होते थे सिनेमा के, एक दूसरा कलकत्ता और तीसरा बम्बई। और पहली पंजाबी फ़िल्म जो है वो कलकत्ता में बनी, उसके बाद फिर लाहौर में बनना शुरू हुई, और लाहौर जो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री थी उसका गढ़ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो पार्टीशन के बाद सूरत हाल, चूँकि वो सारे जो हिंदू थे और सिख थे वो उनको माइग्रेट करना पड़ा, तो सिनेमा जो था वो यहाँ पर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रहा। कुछ सालों तक तो फिल्में नहीं बनी। 1948 में जाकर, वो भी ग़ालिबन अगस्त के महीने में जाकर, वो तेरी याद है ग़ालिबन, वो फ़िल्म जो है वो पहली फ़िल्म पाकिस्तान की रिलीज़ हुई है, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस नहीं कर सकी। फिर ये था कि जो कि पार्टीशन नई हुई थी तो इंडिया से फ़िल्में पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान से फ़िल्म इंडिया जाती थी।
इंडियन फिल्म्स का पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत शौक़ था सिनेमा में देखने का, तो वो देखते थे फिल्में। इस तरह से जो 52 तक ये सूरत हाल चलती रही। इंडिया की फ़िल्में आती थीं, यहाँ पे दिखाई जाती थीं और वो बिज़नेस करती थीं। 52 में एक फ़िल्म आई जाल, जो देवानंद की थी। फ़िल्म पॉलिसी ये थी कि कुछ स्क्रीन्स जो हैं वो शेयर की जाती थी, यानी अगर इंडिया की फ़िल्म है तो उसको 4 से 5 स्क्रीन्स के ऊपर आपको लगाने की इजाज़त है। इसी तरह से वो आपको 4 से 5 सिनेमा घर देते थे कि जिसमें आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा के प्रिंट आपको अलाउ नहीं होते थे। तो जाल जो थी, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने फ़िल्म कोई 1 से 2 सिनेमा के अंदर लगा दी, या 4 प्रिंट्स की इजाज़त थी तो उन्होंने 5 बनवा लिए। तो उसके ऊपर फिर एक मूवमेंट शुरू हुई जिसमें शौकत रिजवी थे, नूरजहान थी, सबिया खानम थी, उनके शौहर संतोष कुमार थे। तो इन्होंने फिर इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया लाहौर में, और इस तहरीक को जाल मूवमेंट कहते हैं। इस तहरीक की वजह से जो भारतीय फ़िल्में थीं उनके ऊपर पाबंदी लग गई। उस पाबंदी के लगने से ये हुआ कि सिनेमा जो था वो हमारे लोगों के पास आ गया, उनकी हेजमनी थोड़ी ख़त्म हुई। लेकिन यहाँ भी लोग फ़िल्में उतनी अच्छी या उतनी बेहतर नहीं बना सके। ख़ास तौर पर अगर हम देखें जो इब्तदाई दौर हैं उसमें स्टोरी टेलिंग ऑलमोस्ट वही है जो इंडियन फ़िल्मों में थी, और इसके अलावा कोई इक्विपमेंट का भी इतना बड़ा कोई ब्रेक थ्रू उसमें नहीं हो सका। फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर स्टूडियोज़ कम थे, बहुत से स्टूडियोज़ जल गए थे, तबाह हो गए थे। तो वो बिल्ड करते करते 60s तक, 60s तक जब आते हैं यूब खान के दौर में, तो फ़िल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी रिवाइव हो चुकी थी और चलना शुरू हो गई थी, और पाकिस्तान की फ़िल्में चलती थी। अच्छा, उसमें कुछ वेरिएबल्स और भी हैं। उसमें ये भी है कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू किया था, फिर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो उस चक्कर में बहुत से लोग देहात से शहरों की तरफ उन्होंने माइग्रेट किया। जब शहरों की तरफ माइग्रेट किया, वर्किंग क्लास बढ़ी, तो वर्किंग क्लास को एंटरटेन करने के लिए जो मैस मीडियम है वो सिनेमा है। वर्किंग क्लास के बढ़ने की वजह से सिनेमा जो था वो फ्लरिश हुआ, फ़िल्में बनना शुरू हुई, और लोग जो थे वो फ़िल्मों में आना शुरू हुए। उसके बाद फिर 62-63 में एक फ़िल्म के ऊपर स्टडी भी करवाई गई थी कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। उसमें भी जो उन्होंने पॉइंट फाइंड आउट किए थे वो ये थे कि स्टूडियोज़ जो हैं वो अप टू डेट नहीं है उस वक्त के हिसाब से, इक्विपमेंट अप टू डेट नहीं है, स्टोरी टेलिंग जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, वो अप टू डेट नहीं है। इसी तरह से जो कारकुन हैं उनके लिए कोई सर्विस कंडीशंस बेहतर नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स डिफ़ाइन नहीं है, वर्क प्लेस सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें उस वक्त स्टडी हुई थी जिसमें सरकार ने कहा था कि हम इन चीज़ों को बेहतर करेंगे, लेकिन वो बेहतर नहीं हुई। तो इसके बाद फिर एक सूरत हाल ये बनती है कि 71 का जो डिबैकल है फॉल ऑफ ढाका का, उसमें ये होता है कि मशरक़ी पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के हाथ से निकल जाती है। गो ढाका में भी फ़िल्म इंडस्ट्री थी, वहाँ भी फ़िल्में, बंगाली फ़िल्में बनती थीं, लेकिन ज़्यादातर फ़िल्में मगरबी पाकिस्तान से वहाँ नुमाइश के लिए जाती थी। और उसमें जब वो फॉल ऑफ ढाका होता है तो वो बहुत सारी फ़िल्म इंडस्ट्री, इतनी बड़ी मार्केट जो है आपकी, वो आपके हाथ से निकल जाती है। इंडिया के साथ 65 की वार के बाद बिल्कुल ही फ़िल्म एक्सचेंज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में फिर फ़िल्म बनाना, क्योंकि फ़िल्म लोग इसीलिए बनाते हैं कि उससे बिज़नेस कमा सकें। अगर आपकी फ़िल्म छोटी मार्केट में जाती है और वो इतना बिज़नेस नहीं करती, तो हो सकता है कि अगली फ़िल्म जो है बनाने का ख्याल दिल में ना लाएं। तो इस तरह से करके फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आ जाता है। उसमें कुछ सेंसरशिप जो है वो लिबरलाइज़ होती है, कुछ फ़िल्में जो हैं वो बेहतर आना शुरू होती हैं, और उसके बाद फिर ज़िया-उल हक़ का दौर आ जाता है जिसमें ये कहते हैं कि जी वो दौर जो था उसमें फ़िल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर आप एनालिसिस करें जो रिलीज़ हुई फ़िल्में हैं दोनों का मिला के, तो ज़िया दौर में भुट्टो और अयूब के दौर से ज़्यादा फ़िल्में जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं, जबकि इन दोनों के अगर पीरियड्स को मिलाया जाए तो ये टोटल इनकी तादाद जो है वो ज़िया दौर की फ़िल्मों से कम बनती है। मुस्तकबिल में बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सारी वेरिएबल्स हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। ये नहीं हम कह सकते कि जी कोई 2-4 फ़िल्में बन जाएंगी तो फ़िल्म इंडस्ट्री रिवाइव कर जाएगी। हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी
फ़िल्म इंडस्ट्री की जानब। मतलब हम अभी भी किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में सिनेमा और लिटरेचर नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। दुनिया में आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लें, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उनकी, वो भी सिनेमा और लिटरेचर के मौज़ूआत जो हैं वो इसके ऊपर कोर्सेज़ डिज़ाइन हैं उनके, वो ये पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ लिटरेचर का कोई डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसने कभी ये सोचा ही नहीं, 80 साल हो गए हैं, कि सिनेमा और लिटरेचर नाम का कोई सब्जेक्ट जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है और इसको हम पढ़ा सकते हैं। ये हमारी सीरियसनेस है टूवर्ड सिनेमा इस मुल्क के अंदर। अच्छा, फिर अगर बात करें तो स्क्रीन प्ले राइटिंग के बहुत छोटे छोटे कोर्सेज़ पढ़ाए जा सकते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं पढ़ाए जा रहे। ठीक है, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर आर्ट काउंसिल्स हैं वो एक्टिंग के कोर्सेज़ करवा सकती हैं, वो प्रोडक्शन के कोर्सेज़ करवा सकती हैं, वो फिल्म राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग के कोर्सेज़ जो हैं वो करवा सकती हैं, वो नहीं है। दुनिया में हर मुल्क के अंदर एक फ़िल्म आर्काइव इंस्टीट्यूट होता है जो ना सिर्फ अपने मुल्क की फ़िल्मों को रिस्टोर करता है बल्कि उन्हें पब्लिक और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए नुमाइश के लिए पेश करता है, ताकि वो उस दौर का तज्ज़िया कर सकें कि उस दौर में फ़ैशन के हालात क्या थे, उस दौर के मौज़ूआत क्या थे, उस दौर के अंदर इंसान के आपस के रिलेशनशिप क्या थे और किस तरह से वो डिस्कोर्स उस दौर में जो वजूद में आ रहा था उसके क्या मानी थे और किस तरह से वो हमें मददगार साबित हो सकता है। इस तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। फिर एक शोर मचाया जाता है कि जी सरकार इसके ऊपर फंडिंग करे। अगर सरकार फंडिंग करेगी तो सरकार फिर कहानी के कंटेंट को भी कंट्रोल करेगी, बजाय इसके कि हम ये शोर मचाएं कि जी फिल्म के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके जो ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको रिड्यूस किया जाए, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान का सरकारी सतह के ऊपर कोई यूरोपीय यूनियन के साथ, दीगर ममालिक के साथ फ़िल्म एक्सचेंज पॉलिसी होनी चाहिए। को प्रोडक्शंस के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइन होने चाहिए और अगर साइन हो चुके हैं तो कम से कम वो सामने आने चाहिए ताकि पता हो लोगों को, फ़िल्म बनाने वालों को, कि अगर हम फ़िल्म बनाते हैं तो यहाँ फ़िल्म एक्सचेंज पॉलिसी है इन ममालिक के साथ और यहाँ हमने अपनी फ़िल्म को कैसे पहुँचाना है, कैसे रिलीज़ करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि सिनेमा जो है वो अब मल्टीप्लेक्स तक महदूद हो गया है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा का वजूद ख़त्म हो गया है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ तक फ़िल्म जो है वो नहीं पहुँच पा रही। वहाँ तक आपने फ़िल्म को पहुँचाना है तो आपको छोटा सिनेमा का जो सर्किट है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा का, उसको रिस्टोर करना होगा और उसके रिस्टोर होने से फ़िल्म की एंटरटेनमेंट जो एक 4 लोगों के ख़ानदान के लिए 10,000 रुपये की है और आज के दौर में 10,000 रुपया एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत है, क्योंकि सिनेमा अगर हम गए तो ये मिडिल क्लास का वो है, मीडियम है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के दौर में 10,000 की एंटरटेनमेंट बहुत महंगी है। फिर जिस तरह से ये कहते हैं कि जी इंडस्ट्री के लिए यूनिट्स जो हैं, बिजली के यूनिट्स जो हैं उसमें छूट दी जाए, तो ये सिनेमा के ऊपर भी लागू होना चाहिए, वो उसको भी एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और फिर पॉलिसी का तसलसल रखना पड़ेगा और ये कुछ 10 साल के बाद फिर आप और हम ये तवक्को कर सकते हैं कि सिनेमा जो है वो कहीं अपने पाँव पे खड़ा होगा, इंडस्ट्री वापस जो है वो काम करना शुरू करेगी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने बड़ी डिटेल में इस पे रोशनी डाली कि सिनेमा कल क्या था, आज क्या है और आने वाले कल में हम क्या इसको देखेंगे। आमिर साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि सिनेमा में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आज के दौर में आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आज भी कोई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ सिनेमा में मौजूद हैं? हमारी यूथ को अगर सिनेमा अट्रैक्ट करता है तो प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, बीइंग डायरेक्टर, बीइंग अ प्रोड्यूसर,
तो सिनेमा में टेक्निकल लोगों की जैसे आजकल बहुत ज़रूरत होगी, तो आप ओवरऑल थोड़ा-सा मुझे बताइए कि इसमें किस-किस फ़ील्ड में करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ये बात सही है। अगर आपके पास सिर्फ 60 स्क्रीनें हैं और यंग फिल्म मेकर्स उसमें आते हैं और वो कहीं से कर्जा उठा के किसी ना किसी तरीके से वो नामुसाइद हालात में अगर फिल्में प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो 60 स्क्रीनों के ऊपर उन्हें कितनी स्क्रीन्स मिलेंगी कि उनकी फ़िल्म जो है वो नुमाइश हो सके और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपना जो है वो काम कर सके। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके मुल्क में कोई 5 से 600 सिनेमा अलाइव हो, ज़िंदा हो, ठीक है। उसमें से अगर एक आदमी 1 करोड़ की फ़िल्म बनाकर आता है और 500-600 में से उसे सिर्फ 50 शहरों का सिनेमा ही मिल जाता है, तो वो अपना जो पैसा है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिकवर कर सकता है और मज़ीद फ़िल्म जो है वो बनाने के लिए आगे जा सकता है। अब प्रॉब्लम यही है हमारे पास कि हमारे पास सिनेमा की स्क्रीन्स लिमिटेड हैं। हमारे पास यूथ है, वो काम करना चाहती है, लेकिन उसके लिए रास्ता कोई नहीं है। फिर 3-4 बड़े मीडिया हाउसेस हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इस वक्त मोनोपोली है। उन्हीं की फ़िल्म जो हैं, उन्हीं के प्रोमोज़ जो हैं वो आपको नज़र आएंगे अपने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। उन्हीं के इश्तहारात आपको उन मीडिया हाउसेस के अखबारात में नज़र आएंगे। अगर वो आपकी फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर वो आपको स्क्रीन्स भी ले देंगे, वो आपकी फ़िल्म्स के प्रोमो भी चला देंगे, वो आई बॉल्स भी कैप्चर कर लेंगे। अगर आप एज अ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ़िल्म बनाने के बाद आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना ही मुश्किल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यंग लोगों के लिए। फिर ये है कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट चल रहा है स्टार्टअप्स का कि जी स्टार्टअप्स करें, पैसे लें और कारोबार शुरू करें। बैंक्स भी देते हैं इसके लिए पैसा, लेकिन कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो किसी फ़िल्म की प्रोडक्शन के लिए कर्जा दे रहा हो इसको कारोबार समझते हुए। उसकी वजह यही है कि अब मार्केट आपकी जो है वो श्रिंक हो चुकी है। ये नहीं है कि अच्छी फ़िल्म जो है उसकी मार्केट नहीं है, लेकिन 60 स्क्रीनें बहुत कम है। अगर आपके पास 6 लड़के भी आ जाते हैं या 6 लड़कियां भी आ जाती हैं फ़िल्म बनाकर, एक अच्छी फ़िल्म बनाकर, तो आप उनको 10-10 स्क्रीनें देंगे और फिर उसके ऊपर जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो उनकी अपनी फ़िल्में हैं जिसमें बड़े बड़े स्टार कास्ट है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, फिर आप उनको कहाँ लगाएंगे? जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। हम अगर देखें तो हम सिनेमा को भी अगर हम थोड़ा सा डीलिमिट करके फिल्म पे ले आएँ तो एक मुआशरे में फ़िल्म का क्या किरदार होता है, इसके इस्लाही पहलू पे थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें कि फ़िल्म से हम मुआशरे में जो मौजूद बुराइयां हैं उनकी निशानदेही कैसे कर सकते हैं और फ़िल्म से इस्लाह का काम कैसे लिया जा सकता है। देखिए, सिनेमा जो है ये कोई रिफॉर्म्स का इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम ये तवक्को लगा लेते हैं कि जी एक तो हमारे यहाँ सवाल यही बस एक होता है कि जी इससे माशरे को क्या फ़ायदा होगा। अच्छा भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके फ़वाइद आपको टेंजिबल शक्ल में नहीं मिलते, ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में शादियों के ऊपर मेहंदी की एक रस्म थी और वो बड़ी पॉपुलर हो गई थी, बड़ा उसमें पंप एंड शो आ गया था, बड़ा लोग उसमें पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लगाया जाता है पैसा। एक फ़िल्म मेहंदी बनी थी पंजाबी ज़ुबान की और उसने एक अच्छी स्टोरी सुनाते हुए इस रस्म के ख़िलाफ़ जो था वो लोगों के जहन में थॉट कल्टीवेट किया था कि क्या इतना पैसा इन शादियों के ऊपर इस तरह से खर्च करना चाहिए, ठीक है। अब इन असरात को आप फौरी तौर पर मैयर नहीं कर सकते। मीडिया या फिल्म जो है वो एक थॉट कल्टीवेट कर सकती है और हो सकता है कि वो थॉट जो है देखने वाले के जहन में कोई 20 साल बाद जाके नमू पा के कोई दरख्त बने और वो कोई एक अच्छा अमल कर दे और उससे जो है सूरत हाल बेहतर हो जाए। इसी तरह और पाकिस्तान की बहुत सारी फ़िल्में हैं। मिसाल के तौर पर अब जो हम देख रहे हैं डंकी लगा के लोग बाहर जा रहे हैं, इसके ऊपर पहले पीटीवी पर ड्रामा चला था, फिर इसके ऊपर फ़िल्म बनी दुबई चलो। उस वक्त दुबई का रश था, लोग डंकी लगा कर वहाँ पर जाते थे।
तो उसने एक ख़्याल लोगों को दिया कि ये तरीका गलत है, इसको इस्तेमाल नहीं करना, हम अच्छे तरीके से जो है वो जा सकते हैं। और मुझे नहीं पड़ता ज़हन में आता कि कोई बुरी से बुरी फ़िल्म भी स्टोरी के हवाले से, लाइट के हवाले से कोई ख़्याल आपके ज़हन में कंट्रीब्यूट ना कर रही हो। आप कुछ ना कुछ उससे सीखते लाज़मी हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जो आपने सीखा है उसको आपकी सतह पर वो इम्प्लीमेंट कितनी जल्दी होता है और कितनी जल्दी नहीं होता। जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूँगी कि आप की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते हुए मैं एक सवाल जो मुवाज़ना है, अगर हम अपनी फ़िल्म का दूसरे ममालिक की फ़िल्म से, ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी फ़िल्म से करें, तो उनकी फ़िल्म और हमारी फ़िल्म में टेक्निकली क्या डिफरेंसेस हैं, जो टॉपिक्स चुने जाते हैं उस लिहाज से क्या डिफरेंसेस हैं, और जो मुआशरे में इनका किरदार है उस लिहाज से आप क्या समझते हैं कि हमारी फ़िल्म बाकी दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़िल्म से उनके साथ मुकाबले में कहाँ खड़ी है? देखिए, ये फ़र्क ऐसे ही है जैसे एक नौजवान जिम गोअर बॉडी बिल्डर का मुकाबला आप उस बच्चे से करें जो भी पैदा ही नहीं हुआ। हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमें सिर्फ अभी ये करना है कि हमें अच्छी कहानी सुनाने वाले स्टोरी टेलर्स, उनको नरिश करना है, उनको मुकम्मल साजगार हालात देने हैं, और उसके बाद 8-10 सालों बाद हम ये सवाल जो है इसका हम तजिया करने के काबिल होंगे कि जी हमारा सिनेमा कहाँ है और दुनिया का सिनेमा जो है वो कहाँ है। मतलब अभी तो ये है कि हम जो यूरोपीय यूनियंस के ममालिक हैं, हंगरी, चेकोस्लोवेकिया, चेक रिपब्लिक, या जिसे हम कह लें सर्बिया, इधर इस साइड पे जो फिल्में बन रही हैं ना, जो साल में 2 से 3 फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के अंदर खड़ी होती हैं आके, और ये एंट्री के तौर पर नहीं होती, वो नॉमिनेशन लेके आती हैं। तो हम तो अभी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। हमारी सिनेमा इंडस्ट्री का हाल अगर सऊदी अरेबिया फिल्में बनानी शुरू कर देता है, और जो उस पर वो काम भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी जो फिल्म होगी उसका कंपैरिजन के लिए आप इधर बाहर के ममालिक के साथ बात कर रहे होंगे कि यार हाँ, इस फिल्म को कंपैरिजन आप करके देखें। तो हमारा तो अभी कोई कंपैरिजन है ही नहीं, हमारा तो अपने अंदर कंपैरिजन नहीं अभी बन रहा किसी के साथ। जी आमिर साहब, जैसे मैंने तारुफ में भी बताया और अभी भी एक लेमैन की हैसियत से अगर हम फिल्म को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज फिल्म को रिप्लेस कर दिया गया है बाय द रील्स। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सी रील्स हैं, उन्होंने बहुत हद तक फिल्म की जगह ले ली एंटरटेनमेंट की दुनिया में। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या ये रील्स फिल्म को रिप्लेस कर रही हैं या कर सकती हैं, और ये रील्स और फिल्म, इनमें से किसको आप समझते हैं कि वो बेहतर है और क्यों? दोनों डिफरेंट मीडियम हैं। फिल्म जो है वो एक लेयर एंटरटेनमेंट है। फिल्म ये नहीं है कि आपने घर में देखना है। फिल्म, उसके कुछ अदब व आदाब हैं, या हम कह लें कि उसके कुछ रिचुअल्स हैं। आपने प्लान बनाना है, आपने सेलेक्ट करना है कि यार हाँ, वीकेंड के ऊपर हम ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, इसको देखने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके लिए आपने गाड़ी निकालनी है, टैक्सी हायर करनी है, 5-7 दोस्तों ने, फैमिली मेम्बर्स ने इकट्ठा होना है, जाना है, फ़िल्म देखनी है। हॉल में जो 500-600 बंदा बैठा है, उसने एक ही बात के ऊपर लाफ्टर देना है, उसने एक ही बात के ऊपर जो है वो रंजीदा होना है, और उसने एक ही बात के ऊपर जो है वो संजीदा होना है। फिर आपने वहाँ से बाहर निकलना है, आपने थोड़ी सी आउटिंग करनी है, कहीं खाना शाना बैठ के खाना है। तो ये एक फ़िल्म सिर्फ 3 घंटे की एंटरटेनमेंट नहीं है। फ़िल्म ऑलमोस्ट आपका पूरा आधा दिन का जो है ना वो शेड्यूल है एक, जो उसने आपसे लेना है और आपने उसको देना है। और ये एक इंतहाई हाई टाइम लेयर एक्टिविटी होती है किसी भी फैमिली के लिए या दोस्तों के ग्रुप के लिए, जिसमें उन्होंने बाहर निकलना है, जाना है, खाना खाना है, फ़िल्म देखनी है, फिर खाने के ऊपर बैठकर उन्होंने उसी फिल्म के ऊपर तबसरे भी करने होते हैं।
और अपने अपने फेवरेट करेक्टर्स के बारे में, डायलॉग्स के बारे में बात करनी होती है। क्या रील इतना कुछ करती है? रील इतना कुछ नहीं करती। तो इसलिए ये कंपैरिजन रील का और उसका जो है वो ठीक है, रील्स आपका प्राइवेट स्पेस के अंदर है, आप काउच पे लेटे हैं, देखते जाएं, रीलें देखते जाएं। दूसरी बात ये है कि जो फिल्म के स्टार्स होते हैं वो आपको रील्स के अंदर नज़र नहीं आते। उनकी जो स्टार वैल्यू होती है, वो जो उनकी एक्टिंग की एक भूख आपके अंदर होती है, वो आपको फिल्म के अंदर जाकर ही मिलती है। फिल्म देखने से ही आपकी वो तमन्ना पूरी होती है, रील्स के ऊपर नहीं होती। अच्छा आमिर साहब, अगर हम फिल्म में जदीद रुझानात के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे रुझानात हैं जो हमारी फिल्म और सिनेमा को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज के दौर में, और आज जो फिल्म्स बन रही हैं उनके मौज़ूआत को अमूमी नज़र से आप क्या देखते हैं? देखिए, मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ मूवमेंट्स आती रहती हैं। अभी चूँकि सोशल मीडिया है तो फिल्म का जो स्टोरी टेलिंग का पेस है वो कुछ तेज़ हो गया है। अच्छा, पहले तो एक ट्विस्ट या टर्न होता था, अब आपको हर सीन के अंदर ट्विस्ट और टर्न नज़र आते हैं। फिर ये होता था कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क की साउथ की इंडस्ट्री आई है, उसने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो असरात छोड़े हैं वो दो तरह के हैं। एक असरात वो हैं कि आप रियल लोकेशंस के ऊपर चले जाएं और कम बजट में फ़िल्में बनाएं, लेकिन अच्छी फ़िल्में बनाएं और वो स्टोरीज़ उठाएं जो रियल लाइफ से माखूज़ की गई हों, जो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हों। दूसरे ट्रेंड्स ये हैं कि आप हीरो जो है उसको लार्जर देन लाइफ कर दें, एक पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट जो है वो जनरेट कर दें कि हीरो जो है जब वो गुज़रता है और वो फिल्में ऐसी ही हैं तो उसके पीछे पीछे जो कच्ची बस्तियां हैं वो बड़े बड़े बेंगलोज़ में तब्दील होती जाती हैं, जो छोटी छोटी झुग्गियां हैं वहाँ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स खड़े होते जाते हैं। तो एक तो ये है, और उसमें जो इस तरह की पॉपुलिस्ट फिल्में हैं उसमें हीरो जो है उसकी एंट्री फिल्म के अंदर ना सिर्फ डिज़ाइन की जाती है बल्कि हीरो की एंट्री उस फिल्म हर सीन के अंदर डिज़ाइन की जाती है। एक ये वो ट्रेंड वहाँ पर आया हुआ है जिससे वो खुद साउथ एशियन सिनेमा जो है वो खुद परेशान है कि इसका क्या बनेगा, और बहुत से उनके जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं साउथ एशिया के वो उस सिनेमा को वैसे ही रिजेक्ट करते हैं। तो ये ट्रेंड्स अक्सर व बेशतर चलते रहते हैं। डिपेंड करता है डायरेक्टर्स के ऊपर कि क्या आपके पास इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार डायरेक्टर्स हैं जो अपना एक स्टाइल मुतारफ़ करवा सकें, और वो स्टाइल जो है वही फिर इंडस्ट्री के ऊपर या फिल्म के ऊपर अपनी छाप छोड़ के जाता है। जी बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत सारी उलझनों को सुलझाया, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। यकीनन फिल्म हो या ड्रामा, सिनेमा हो या टीवी, रेडियो हो या रील्स, इनका जहाँ एक मकसद एंटरटेनमेंट है, फन है, वहाँ इनका कुछ ना कुछ इस्लाही पहलू भी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस इस्लाही पहलू की तरफ अपनी तवज्जो ज़्यादा करें। हम इनको एक ताकतवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन समझें जिससे नस्लों की तरबियत और इस्लाह का काम लिया जा सकता है। और अगर हम अपनी नस्ल की तरबियत और इस्लाह करने में नाकाम रहते हैं तो फिर हम इस शेर की अमली तफसीर बन जाएंगे कि गंवादी हमने जो मीरास असलाफ से पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमां ने हमको दे मारा। और वो वक्त आने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस तरफ तवज्जो करें, इन वसाइल को, इन मीन्स को, इन तरीक़ा हायकार को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करके मुआशरे के लिए अमूमी इस्लाह और तरक्की का ज़रिया बनाएं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।